हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं प्रोफेसर डायरी चैनल। आज की वीडियो हमारे बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से यूनिट सेकंड रिसोर्स ज्योग्राफी से संबंधित ये वीडियो रहेगी, जिसमें संसाधन से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। एक वीडियो पहले भी पब्लिश हो चुकी है पहले ही, जिसमें हमने रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ाई थी, यानी रिसोर्स ज्योग्राफी संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और उससे संबंधित 20 क्वेश्चंस को उस वीडियो में सॉल्व कराया है। अब यहाँ पर हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, संसाधनों के वर्गीकरण के आधार क्या होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को किस बेसिस पे, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया जा सकता है। पहला है तत्व यानी एलिमेंट, सेकंड है उपलब्धता अवेलेबिलिटी, सी है उपयोगिता यानी यूटिलिटी, और डी है ये सभी। यानी यहाँ पे बोला है कि संसाधन किस 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 आधार पर बांटे जा सकते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। यानी संसाधन को हम तत्वों के आधार पे भी बांट सकते हैं, उसकी उपलब्धता के आधार पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, या उसकी उपयोगिता के आधार पर भी। ठीक है, तो संसाधन का क्लासिफिकेशन इन तीनों चीज़ों से हो सकता है, तो इसका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। यानी अगर हम इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स के तौर पर इन्वायरमेंट एलिमेंट्स को बेस मानकर रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करें, तो ये दो तरीके के रिसोर्स बैठेंगे। एक रहेगा रिन्यूएबल, यानी वो संसाधन जो बार बार रिन्यू हो जा रहे हैं, बार बार आपके काम में आ रहे हैं। और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार यूज़ कर लिए गए तो फिर वापस आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो बार बार, यानी उनकी अगर क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो एक साथ वो ख़त्म हो जाएंगे, ये वापस आने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो दो तरीके के संसाधन रहेंगे पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट है अजैविक संसाधन में शामिल हैं, यानी कौन से अजैविक संसाधन हैं या अवॉइटिक रिसोर्सेस हैं। अवॉइटिक रिसोर्सेस से अजैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनमें खुद की लाइफ नहीं होती है, जिनमें जान नहीं होती, सिंपल भाषा में। अर्थात जो खुद से प्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो खुद से एक्सक्रिएशन नहीं कर सकते, श्वसन क्रिया नहीं है जिनमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो उन संसाधन में नहीं होती, उनको हम अजैविक संसाधन या अवॉइटिक रिसोर्स बोलते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है नदी नदी या झील, बी दे रखा है पर्वत पठार, सी है सैल या खनिज, डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कि चाहे पर्वत हो, पठार हो, नदी, झील, सैल या खनिज, ये सभी ही अवॉइटिक रिसोर्सेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जैविक संसाधन में क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए वनस्पति यानी वेजिटेशन, सेकंड है पशु, सूक्ष्म जीव या ये सभी। यानी जैविक संसाधन वो जिनमें जान होती है, ठीक है, जिनमें ऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो चाहे वनस्पति हो, पशु हो या सूक्ष्म जीव हो, इन सभी में जैविक संसाधन आपको मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लाइकेन किस प्रकार का संसाधन है। जैविक संसाधन, सांस्कृतिक, भौतिक या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, वो आपका ऑप्शन ए रहेगा, यानी ये वॉइटिक रिसोर्स है। ठीक है, लाइकेन एक प्रकार की छोटी, यानी बहुत छोटी छोटी घास होती है, जिसे हम जैविक संसाधन में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से अगर हम देखें तो कितने प्रकार के संसाधन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी दो तरीके के। अब ये दो तरीके के कौन कौन से संसाधन होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, यानी जो प्राकृतिक रूप से आप मिलते हैं। दूसरे होते हैं जिसको इंसान बनाता है। ठीक है, दूसरे को बोलेंगे हम ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, एक थे नेचुरल रिसोर्स, दूसरे थे ह्यूमन रिसोर्स या मानवीय संसाधन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के संसाधन आपको उत्पत्ति के आधार पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सरब सुलभ संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए क्रायोलाइट, बी है मिट्टी, सी है टिन या डी है ऑक्सीजन। सरब सुलभ का मतलब होता है जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाए, सारी जगहों पे अवेलेबल हो जाए, यानी हर जगह पे आपको देखने को मिल जाए, बहुत ही आसानी से आप उन्हें पा सकें। तो ये कौन से प्रकार के संसाधन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन, जल, ये सारी चीज़ें हर जगह पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये ऑक्सीजन हुआ या पानी हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सर्वसुलभ संसाधन का पार्ट बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 था कि सामान्य सुलभ संसाधन क्या है। ऑप्शन ए जल दे रखा है, बी मिट्टी, सी है कृषि योग्य भूमि और डी है आपका ये सभी। तो
सामान्य सुलभ की भी यहाँ पे बात हो रही है, यानी वो संसाधन जो लगभग लगभग सामान्य तौर पर हर जगह देखने को मिलेंगे। सर्व सुलभ होते थे यानी ये संसाधन वो लगभग मिल ही जाते हैं हर जगह पे। सामान्य सुलभ है कि यानी अधिकतर ये चांस है कि मिल जाएंगे, ठीक है, ये हर जगह पे कॉमन होते हैं, ठीक है। लेकिन सर्व सुलभ तो मिलने ही मिलने तय हैं, जैसे आपका जल है, हवा है, वायु है, या आपकी मिट्टी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, जल, वायु ये सारी जगह पे मिल जाएगी, ये सर्वसुलभ होते हैं। जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अधिकांशतः मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें से जल, कृषि योग्य भूमि, मिट्टी ये लगभग सारी जगहों पे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विरल संसाधन कौन से होते हैं। विरल संसाधन वो संसाधन होते हैं जो दुर्लभता से प्राप्त होते हैं, यानी बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं मिलते आसानी से हर जगह पे। ऑप्शन ए है मिट्टी, बी है हीरा, सी है जल, या इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी और जल आपके सरब सामान्य सुलभ के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे हीरा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी 29 का बी इज करेक्ट आंसर, यानी हीरा इतनी आसानी से आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अनन्य संसाधन का उदाहरण क्या है। अनन्य का मतलब होता है जो लंबे समय तक, यहाँ पे अनन्य की जगह अगर आप एकल कर लेंगे तो ये कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 30 को इधर देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिक्यूटीज़, यूनिक्यूटीज़ का मतलब होता है जो एक ही स्थान पर अवेलेबल होते हैं आपको, ठीक है। तो एकल यहाँ पर एकल कर लीजिए, एकल संसाधन का उदाहरण क्या है ये पूछा है आपसे। ऑप्शन ए दे रखा है कोयला, सोना, क्रायोलाइट या लोहा, यानी ये वो संसाधन है जो बहुत ही रेयर मिलते हैं, एक या दो जगह पे ही अवेलेबल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है, यानी क्रायोलाइट एक यूनिक्यूटीज़ रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वह तत्व जो उपयोगी तो है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है, वो क्या कहलाएंगे। ऑप्शन ए अप्रयुक्त संसाधन, संभाव्य संसाधन, गुप्त संसाधन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा अप्रयुक्त संसाधन, ठीक है, अनयूज्ड रिसोर्स, यानी ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनका उपयोग तो हो सकते हैं लेकिन अभी तक इनका यूज नहीं हुआ है, तो ये अभी तक अनयूज्ड बने हुए हैं, इसलिए ये क्या रहेगा, ऑप्शन ए यानी अप्रयुक्त संसाधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, वह तत्व जिसे वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्य में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वो कौन से संसाधन कहलाएंगे। ऑप्शन ए संभाव्य, अप्रयोजनीय संसाधन, सी गुप्त संसाधन, या डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी अप्रयोजनीय संसाधन, यानी ये ऐसे संसाधन हैं जो अभी के ज्ञान के हिसाब से भविष्य में प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। जब आपके पास ज्ञान बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, तब हो सकता है कि भविष्य में प्रयोग में लाए जाएं, ठीक है, तब वो संभाव्य संसाधन बन जाएंगे। लेकिन अभी ये क्या है, अप्रयोजनीय संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, वह तत्व जिसे भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संभाव्य संसाधन कहलाता है, गुप्त संसाधन कहलाता है, अद्वितीय संसाधन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता। तो क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी ऐसे संसाधन जो भविष्य में उपयोग में आ सकते हैं, यानी भविष्य में उनकी संभावना है कि वो आपके यूज़ में आ जाएं, आपके प्रयोग में आ जाएं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, संभाव्य संसाधन या पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त संसाधन क्या होते हैं या लेटेंट रिसोर्स किन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए तकनीक, ज्वालामुखी, सौर शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। अब इन तीनों में से किसको हम गुप्त संसाधन कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सौर शक्ति, ऑप्शन। अगर सही मायने में बताऊँ तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। गुप्त संसाधन सौर शक्ति तब तक था जब तक इसका यूज़ नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो सौर शक्ति से बहुत सारी एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, सौर शक्ति को हम यूज कर पा रहे हैं, सोलर लाइट का। तो अभी तक ये सोलर पावर से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जनरेट हो रही है, तो ये अभी ये गुप्त संसाधन का पार्ट नहीं रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, नव्यकरणीयता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के। तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 3 प्रकार के संसाधन होते हैं नव्यकरणीयता के आधार पर। अब ये कौन कौन से 3 प्रकार के संसाधन हैं। पहले होते हैं प्रयोजनीय, ठीक है, यानी जो लंबे समय तक सस्टेन करेंगे, प्रयोजनीय। दूसरे, इन्हें हम परिवर्तनीय संसाधन भी कहते हैं, या लॉन्ग सस्टेनेबल संसाधन कहते हैं, या इंक्रीजेबल संसाधन कहते हैं, ठीक है, यानी ये ऐसे संसाधन हैं जो गुणवत्ता या
विज्ञान के सहारे इनकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत भी उनको कंजर्व करके रख रहे हैं तो लंबा समय तक आपके साथ टिकने वाले हैं। ये होते हैं आपके लॉन्ग सस्टेनेबल या परिवर्धनीय या प्रयोजनीय संसाधन। दूसरे प्रकार के संसाधन आपको देखने को मिलेंगे डिप्लीटेबल संसाधन, यानी वो संसाधन जो समय के साथ घटते चले जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उनका एंड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे प्रकार के संसाधन होते हैं सनातन संसाधन या सतत संसाधन। ये ऐसे संसाधन हैं जो नॉन डिप्लीटेबल होते हैं, यानी ये हमेशा देखने को मिलेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। जैसे आप सागर का जल, सूर्य ऊर्जा, भूद्रस, ये सारी चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। तो ये होते हैं आपके सतत संसाधन या सनातन संसाधन। ठीक है, यानी तीन तरीके के संसाधन देखे, एक प्रयोजनीय, दूसरे अपने डिप्लीटेबल देखे यानी वो संसाधन जो जिनकी मात्रा खत्म हो जाएगी एक समय, और तीसरे देखे सतत यानी जो हमेशा लंबे समय तक रहें। हाँ, सतत का मतलब जो हमेशा रहेंगे, प्रयोजनीय का मतलब जो लंबे समय तक टिकेंगे आपके साथ, डिप्लीटेबल जो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के संसाधन नवीकरणीयता के आधार पर बांटे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि परिवर्तनीय संसाधन का उदाहरण है, यानी परिवर्तनीय जो अभी बात की, प्रयोजनीय परिवर्तनीय एक ही बात है। यहाँ का इसका मतलब होता है लॉन्ग सस्टेनेबल, यानी विज्ञान के सारे ये लंबे समय तक टिकने वाले हैं। तो ये कौन से हैं? पहला है वन, दूसरा है भूमि, वन्य जीव या ये सभी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये सभी रहेगा। ठीक है, चाहे वन फॉरेस्ट हो, भूमि हो या फिर वन्य जीव हो, ये लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे, बस इनको केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बेस पे, साइंस के बेस पे अगर इनको संरक्षण दिया जाए तो ये तीनों आपके साथ टिकने वाले हैं लंबे समय तक, इसलिए इनको बोलते हैं लॉन्ग सस्टेनेबल रिसोर्सेज या परिवर्तनीय रिसोर्सेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। पुनर्प्रयोजनीय संसाधन का उदाहरण क्या है? लोहा, चांदी, जस्ता या ये सब। यानी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। पुनर्प्रयोजनी का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो रिकवरेबल हों। ठीक है, बार बार उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यूज किया जा सके। जैसे लोहा है, पहले किसी और फॉर्म में यूज़ कर लिया, फिर उसको पिघलाकर दूसरी फॉर्म में चेंज कर लिया और फिर वहाँ यूज़ हो गया। यानी जो रीयूजेबल रिसोर्सेज हैं जो बार बार यूज किए जा सकते हैं, उनको हम पुनर्प्रयोजनी रिसोर्स कहते हैं, जिसमें लोहा आ सकता है, जस्ता और चांदी, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ इनमें कुछ और भी तत्व आएंगे, जैसे तांबा है, सीसा है। तो ये सारी चीज़ें बार बार यूज की जा सकती हैं, जिसकी वजह से इन्हें रीयूजेबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, पुनर्प्रयोजनीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अन्य अन्य सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 है अननवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए लोहा, बी है पेट्रोल, सी है हीरा, डी है चांदी। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, पेट्रोल। ठीक है, क्योंकि अन्य नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है ये एक ऐसे रिसोर्स हैं जो एक बार यूज़ कर लिए गए तो वापस वो चीज़ आपके पास नहीं लौटने वाली, यानी ये डिप्लीटेबल रिसोर्स होते हैं। ये एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, लोहा, हीरा, चांदी ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये रीयूजेबल रिसोर्स होते हैं, ये लगभग लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन पेट्रोल डिप्लीटेबल रिसोर्स है, अननवीकरणीय संसाधन है, जो एक बार यूज़ कर ली गई तो फिर उसका वापस आना संभव नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहने। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अक्षुण्ण या सनातन संसाधन का क्या उदाहरण है? सनातन का अर्थ होता है जिसका ना आदि हो ना अंत हो, यानी ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सौर शक्ति, कोयला, गैस, पेट्रोल। तो यहाँ पे अक्षुण्ण या सनातन संसाधन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सौर शक्ति। ठीक है, इन्हें हम पेरेनियल रिसोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी सौर शक्ति ये आपके साथ हमेशा रहने वाली है, जबकि कोयला, पेट्रोल, गैस, इनका एक फिक्स्ड अमाउंट में संचित भंडार होता है, वो भंडार धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। किस संसाधन को काला सोना कहते हैं? यानी काला सोना किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, यानी कोयले को। ठीक है, सॉरी, जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। ठीक है, यानी ब्लैक गोल्ड आपका पेट्रोलियम को कहा जाता है। पहले कोयले को कहा जाता था जब से पेट्रोल की इतनी ज़्यादा महत्ता नहीं थी, लेकिन अब पेट्रोलियम से सारा कुछ होता है, तो पेट्रोलियम को ही ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, यानी काला सोना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए ग्राम, यानी गाँव आपके, रेल मार्ग, कारखाने या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ये ऑप्शन डी, यानी ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। संसाधनों पर छाया
छायापुंज सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 41 को अगर हम फिर से डिस्कस करें कि सांस्कृतिक संसाधन क्या होते हैं, तो सांस्कृतिक संसाधन वो रिसोर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रकृति यानी कहीं ना कहीं इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। यानी सांस्कृतिक संसाधन को हम मानवीय संसाधन भी कह सकते हैं, चाहे वो ग्राम हो, रेल मार्ग हो, कारखाने हो, तो ये सारी चीज़ें मानवीय संसाधन हैं, सांस्कृतिक संसाधन हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 42 है कि संसाधनों पर छायापुंज सिद्धांत किसने दिया था? यानी छायापुंज सिद्धांत का मतलब होता है शैडो बीम थ्योरी। ये किसकी थ्योरी है? ऑप्शन ए जिमरमैन की, मार्शल की, जेलेंस्की की, या इनमें से किसी की नहीं। तो 42 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है जिमरमैन, ठीक है। ऑप्शन ए जिमरमैन। शैडो बीम थ्योरी किसका है? जिमरमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है संसाधनों का अनैतिक उपयोग करना, बी दे रखा है संसाधनों का अभीष्ट उपयोग करना, सी है संसाधनों का तीव्र विदोहन करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्टिमम यूज़ करना रिसोर्सेज का। जितने भी आपके पास रिसोर्स हैं, हम उसको केवल उतना ही यूज करें जितनी हमारी ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, और जितनी जो भविष्य की ज़रूरत आने वाली हैं, जो भविष्य की नीड्स है, जो भावी पीढ़ी आपके बाद आने वाली है, उसकी ज़रूरतें फुलफ़िल हों, इस वजह से हम अपनी ज़रूरतें उतनी पूरी करें जितनी आवश्यकता है, ठीक है। तो वो इसको हम सस्टेनेबल रिसोर्स का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बी इज़ करेक्ट आंसर, यानी संसाधनों का अभीष्ट उपयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पार्क ने संसाधनों के मूल्यांकन को कितने उपागम बताए हैं? यानी पार्क हैज़ गिवन हाउ मैनी अप्रोचेस टू द असेसमेंट ऑफ रिसोर्स। यानी पार्क एक जो विद्वान था, उसने कितने अप्रोचेस बताई हैं संसाधन को पढ़ने के लिए? पहला 2 अप्रोच, 3 अप्रोच, 4 अप्रोच या 5 अप्रोच। तो क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी चार तरीके की अप्रोच दी हैं पार्क ने संसाधनों को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन प्रबंध में शामिल हैं, यानी इन्वॉल्व इन रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? पहला है संसाधनों का सर्वेक्षण करना, यानी सबसे पहले रिसोर्स का सर्वे करना। दूसरा है संसाधनों का मूल्यांकन करना, उनकी वैल्यू डिफाइन करना। थर्ड वन है संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और चौथा है ये सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ये सारी चीज़ें ही संसाधन प्रबंधन में शामिल होती हैं, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत संसाधन का सर्वे करना, संसाधनों का मूल्यांकन करना, संसाधनों का संरक्षण करना, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस संसाधन को हरा सोना कहते हैं? ठीक है, जैसे काला सोना था पेट्रोल, वैसे ही हरा सोना किसको कहेंगे? ऑप्शन ए वनस्पति को, वेजिटेशन को, बी है पेट्रोल को, हीरे को, या लोहा को। तो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी वनस्पति को। जितना भी वेजिटेशन पाया जाता है पृथ्वी पर, उसको हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, संसाधन संरक्षण में शामिल हैं, यानी रिसोर्स कंजर्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं? पहला है संसाधनों का वैज्ञानिक रूप से उपयोग, सेकंड है तकनीक में संशोधन, तीसरा है संसाधन सम्मिश्रों के संतुलित प्रयोग पर बल, और चौथा है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ये सारी चीज़ें, ठीक है। चाहे संसाधनों का वैज्ञानिक रूप से यूज किया जाए, वैज्ञानिक ढंग से उपयोग किया जाए, या तकनीक में कोई संशोधन किया जाए, संसाधन सम्मिश्रों के संतुलित प्रयोग पर बल दिया जाए, ये सभी चीज़ें रिसोर्स कंजर्वेशन का पार्ट बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, संसाधनों की जननी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मानव विज्ञान और तकनीक को, बी है संसाधनों के भंडारण को, संसाधनों की उपलब्धता को, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा मानव ज्ञान व तकनीक। यानी जैसे जैसे इंसान का ज्ञान नॉलेज बढ़ता गया, इंसान के पास टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे ही वो चीज़ें जिसका पहले इंसान यूज नहीं करता था, उनका अब यूज होने लगा, ठीक है। यानी वो पहले अनयूजेबल थी, अनयूजेबल रिसोर्स थी, अब वो पोटेंशियल रिसोर्स बन गई हैं या यूजेबल रिसोर्स बन के आपके सामने आई, ठीक है। वो किसकी वजह से ये रिसोर्स बनी? कोई भी वस्तु किसकी वजह से रिसोर्स बनती है? वो मानव के ज्ञान की वजह से, मानव की टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, यह कथन किसका है कि अधिक संसाधन मनुष्य में हैं, ना कि भूमि में? यानी जितने भी संसाधन हैं वो मैक्सिमम इंसान में है, ना कि ज़मीन में, ठीक है, या भूमि में। ऑप्शन ए जिमरमैन का कथन है, जेलेंस्की का है, मर्फी का है, या मौर्य का है।
तो क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पे फिर से करेक्ट आंसर रहेगा जिमरमैन। ठीक है, रिसोर्स ज्योग्राफी आए तो आप 80% आप लगा के आएंगे जिमरमैन। ठीक है, तो जिमरमैन ने कहा है कि अधिक संसाधन मनुष्य में होते हैं, ना कि भूमि में। और इनका दूसरा कथन है कि जितने भी संसाधन होते हैं वो संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? इंसान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जीवाश्म संसाधन का उदाहरण है, यानी फॉसिल रिसोर्स किसको कहेंगे? ऑप्शन है चांदी को, थोरियम को, कोयले को, या लोहे को। तो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कोयला। ठीक है, कोयला, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? जीवाश्म संसाधन होती हैं, फॉसिल रिसोर्स होती हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें फॉसिल से मिलकर बनी हैं। ठीक है, जबकि चांदी, लोहा, थोरियम ये सारी चीज़ें फॉसिल रिसोर्स नहीं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके साथ प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ऐसा संसाधन कौन है जो बार बार यूज़ नहीं हो सकता, नॉन अनयूजेबल, ठीक है, रीयूजेबल रिसोर्स नहीं है। ऑप्शन ए खनिज, जल, मत्स्य, वन। तो मत्स्य, जल, वन ये सारे प्रयोजनीय संसाधन हैं, परिवर्धनीय हैं, बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन खनिज को आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अनवीकरणीय संसाधन क्या रहेगा? खनिज, यानी मिनरल्स। नेक्स्ट है कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधनों का पार्ट बनते हैं? पहला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, यानी बार बार आपकी आपूर्ति करते रहें ऐसे संसाधन। दूसरे होते हैं आपके सनातन संसाधन, सॉरी सेकंड दे रखा है पुनः अनापूर्ति संसाधन, जो बार बार यूज ना किए जाएं। तीसरा है सनातन संसाधन, यानी जो हमेशा कभी ख़त्म ही ना हो। और चौथा है बारंबार प्रयोग के संसाधन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी पुनः अनापूर्ति संसाधन है। ये बार बार यूज़ नहीं किए जा सकते, एक बार यूज़ हो गए तो वो चीज़ ख़त्म हो गई और फिर ये इनका कुछ संचित भंडार है ज़मीन के अंदर, जो एक बार यूज़ निकाल लिया गया तो फिर वो वापस नहीं बनने वाला इतनी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत संसाधन, यानी यहाँ पे स्वामित्व की वजह से बोला जा रहा है। ठीक है, पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरे होते हैं राष्ट्रीय संसाधन, तीसरे होते हैं स्थानीय संसाधन, डी होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो यहाँ पे स्वामित्व की दृष्टि से स्थानीय या लोकल रिसोर्स कोई भी कैटेगरी नहीं होती, जबकि इंडिविजुअल रिसोर्स यानी व्यक्तिगत संसाधन एक कैटेगरी होती है स्वामित्व की दृष्टि से। दूसरी कैटेगरी होती है नेशनल रिसोर्सेज, यानी जो कंट्री के रिसोर्स होते हैं। तीसरे होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें तो स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन हैं, जबकि स्थानीय संसाधन जैसा कोई पार्ट या कॉन्सेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए सौर की ऊर्जा, जल शक्ति, जैव गैस या खनिज तेल। यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन पूछा है, इसका मतलब होता है कि जो रिन्यूएबल हैं। ठीक है, जो बार बार लंबे समय तक आपके साथ रहने वाले हैं, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, तो इन चारों में से खनिज तेल आपका नवीकरणीय संसाधन नहीं है, जबकि सौर ऊर्जा, जैविक गैस, जल शक्ति ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संसाधनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, संसाधन प्राकृतिक जगत के भौतिक तत्व हैं। सेकंड है संसाधन एक स्थैतिक विचारधारा है। तीसरा है संसाधन एक गतिशील विचारधारा है। संसाधन दृष्टिगोचर पदार्थ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी संसाधन कैसा होता है? गतिशील अवस्था में होता है, जो समय के साथ चेंज होती रहती है, जिसकी अवस्था चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे क्या है? गतिशील विचारधारा का है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, संसाधन होते नहीं बल्कि अपितु बनते हैं। तो ये कथन पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी जिमरमैन रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सतत या सनातन संसाधन है? ठीक है, ऑप्शन ए मिट्टी, कोयला, सौर की ऊर्जा, या ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, नहीं सोलर ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, ये सनातन संसाधन का पार्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन संसाधन संरक्षण की विधि नहीं है? पहला है संसाधनों के विकल्प, सेकेंड है संसाधनों का वर्तमान उपयोग बंद कर भविष्य के लिए संचित करना, तीसरा है संसाधनों के उपयोग में तकनीकी विधि का प्रयोग, या संसाधनों की मात्रा में वृद्धि करना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला यानी संसाधन, यहाँ पे हम संसाधन संरक्षण की बात कर रहे हैं, यानी संसाधनों को हमें संरक्षित करके लंबे समय तक रखना है। अब इसके लिए हमें क्या क्या विधि यूज करनी पड़ेंगी? पहली विधि तो यही हो जाएगी कि जो भी संसाधन यूज कर रहे हैं उसका कुछ अल्टरनेट फाइंड आउट कर लें, कि अगर ये संसाधन नहीं रहा तो दूसरी चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो जाए। जैसे कोयले से बिजली बन रही है,
अब कभी ना कभी कोयला ख़त्म होने वाला है, तो हम बिजली कहीं ना कहीं से बनानी है। तो हमने एक दूसरा उसका दूसरे अल्टरनेट विकल्प ढूंढ लिए कि सोलर एनर्जी उसका विकल्प बन गई, इसके साथ साथ विंड एनर्जी उसका विकल्प बन गई, इसके साथ साथ हाइड्रो पावर बन गई, यानी पानी से, हवा से, तापमान से, इन सब से हम एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कोयला ही तो ख़त्म हो रहा है, हम उसकी जगह दो तीन और विकल्प ढूंढ लिए। तो पहला है, एक विधि तो ये हो गई कि संसाधनों के विकल्प ढूंढे जाएं। दूसरी विधि, अब तीसरा है कि संसाधनों के उपयोग में तकनीकी विधि का प्रयोग किया जाए। यानी संसाधन जिस तरीके से अभी यूज हो रहे हैं, उससे क्या होता है कि जब तकनीकी का यूज़ नहीं होगा तो संसाधनों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। ठीक है, अब इस संसाधनों के उपयोग में अगर हम टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं संसाधनों की जो मात्रा है उसको कम कंज्यूम करेंगे। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो अभी BS4 इंजन यूज हो रहे थे वाहनों में, अब BS6 यूज हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ खपत हो रही है। इस टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जो पहले पेट्रोलियम यूज़ होती थी, पेट्रोल डीजल, तो उसकी जगह अब कम यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अगर तकनीकी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो उससे भी संसाधन का संरक्षण होगा। तीसरा है संसाधनों की मात्रा में वृद्धि, यानी कुछ हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि संसाधन को और उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये तीन तो विधियाँ हैं संसाधन के संरक्षण की, जबकि ये बी वाला गलत रहेगा। यानी संसाधनों का वर्तमान में प्रयोग बंद कर भविष्य के लिए संचित करना। यानी संसाधन संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप अभी उस कोयला पेट्रोल को यूज़ ही ना करो, कि अब ये सोच लिया कि इससे तो ये संरक्षण नहीं हो पाएगा, इसको हमें बचा के रखना है, तो अभी हम इसे यूज़ नहीं कर रहे, जब भविष्य में पीढ़ी आएगी तब यूज कर पाएंगे। तो ये संसाधन संसाधन संरक्षण की कोई विधि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज़ नॉट करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा संसाधन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए एकल संसाधन, विरल संसाधन, दुर्लभ या सर्वत्र सुलभ। इनमें से कौन सा संसाधन इसका पार्ट नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी दुर्लभ संसाधन। तो हमने चार प्रकार के ऐसे संसाधन देखे थे। एक थे सर्वत्र सुलभ, यानी हर जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं। एक होते थे सामान्य सुलभ, यानी कहीं कहीं पर, यानी मेनली कॉमनली मिल जाएंगे आपको, लेकिन हर जगह पे नहीं मिल पाएंगे। तीसरे होते हैं विरल संसाधन, ये बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है, हर जगह पे नहीं मिलेंगे, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं उन पे मिलेंगे। और सबसे चौथे होते हैं एकल संसाधन, जो एक जगह पे मिलेंगे, एक या दो जगह पे मिलेंगे, उससे ज़्यादा कहीं पर नहीं मिलने वाले, कहीं पर नहीं मिलने वाले, जैसे क्रायोलाइट। ठीक है, तो ये चार प्रकार के संसाधन होते हैं, बट दुर्लभ संसाधन इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक परिवर्धनीय संसाधन है? परिवर्धनीय का मतलब होता है कि अगर साइंस के बल पर, टेक्नोलॉजी के बल पर हम उस रिसोर्स को लंबे समय तक संरक्षण कर पाएंगे। जैसे ऑप्शन ए मत्स्य, यानी मछली, सोना, कोयला, पेट्रोलियम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नहीं मत्स्य रहेंगी। ठीक है, मत्स्य को अगर अच्छे से संरक्षित किया जाए तो वो आपके साथ लंबे समय तक रहने वाली है, इसलिए परिवर्धनीय संसाधन या लॉन्ग सस्टेनेबल रिसोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा जिमरमैन द्वारा बताया गया संसाधन का प्रकार नहीं है? जिमरमैन ने तीन तरीके से संसाधनों का वर्गीकरण किया था। पहला था नवीकरण की दृष्टि से, दूसरा था प्राप्ति की दृष्टि से, तीसरा था कुछ अन्य दृष्टि से। ठीक है, तो उन तीनों प्रकार के डिवीजन में से कौन से प्रकार का संसाधन यहाँ सही नहीं है? पहला है सर्वसुलभ संसाधन, सनातन संसाधन, विरल संसाधन या एकल संसाधन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हाफ करेक्ट है। अगर हम यहाँ ये बात करें कि निम्न में से कौन सा जिमरमैन द्वारा बताए गए प्राप्ति की दृष्टि से संसाधन नहीं है, तो उसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी सनातन संसाधन। क्योंकि प्राप्ति की दृष्टि से चार प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होता है सर्वसुलभ संसाधन, दूसरा होता है सामान्य सुलभ संसाधन, ठीक है, तीसरा होता है विरल संसाधन, और चौथा होता है एकल संसाधन। यानी प्राप्ति की दृष्टि से ये चार संसाधन होते हैं, लेकिन सनातन संसाधन ये जिमरमैन की डेफिनेशन में तो आता है, लेकिन जिमरमैन की रिन्यूएबल रिसोर्स यानी नवीकरण की दृष्टि से जो संसाधनों का क्लासिफिकेशन किया है उसका पार्ट है ये। ठीक है, ना कि प्राप्ति की दृष्टि से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मानवीय ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है, ये कथन किसका है, यानी ये किसने बोला है? तो ये इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी जिमरमैन रहेगा। ये कथन जिमरमैन का ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक उपहार हैं। ठीक है, एक नेचुरल गिफ्ट हैं, क्योंकि उनसे कई नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। संचार साधनों में ये सहायक होते हैं। तीसरा है मानव उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक सुधार के लिए करता है। चौथा है मनुष्य अपने मकान बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यानी मानव
इन संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति एवं सामाजिक सुधार के लिए करता है। इसी की वजह से प्राकृतिक संसाधनों को क्या कहा जाता है? नेचुरल गिफ्ट कहा जाता है, यानी प्राकृतिक उपहार कहा जाता है। किसके लिए? इंसान के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पे सत्य कथन पूछा है। पहला है सभी अजैव संसाधन अनवीकरण योग्य हैं। ठीक है, जितने भी नॉन बायोटिक रिसोर्स होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं, तथा सभी जैव संसाधन नवीकरणीय होते हैं। यानी पहला ऑप्शन ए दे रखा है कि सभी अजैव अबायोटिक संसाधन अनवीकरणीय हैं, जबकि सभी जैव यानी बायोटिक संसाधन नवीकरणीय हैं। बी दे रखा है सभी अजैव संसाधन अनवीकरणीय योग्य हैं, लेकिन कुछ जैव संसाधन अनवीकरण योग्य हैं। सी दे रखा है कुछ अजैव संसाधन नवीकरण योग्य हैं, लेकिन सभी जैव संसाधन नवीकरण योग्य नहीं हैं। और डी है उपयुक्त में से कुछ भी सही नहीं है। तो यहाँ पे फिर से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी सभी अजैव संसाधन, जितने भी नॉन बायोटिक रिसोर्स हैं, जिनके पास जान नहीं है, जिनके पास लाइफ नहीं है, वो सभी अनवीकरण योग्य होते हैं। ठीक है, वो रिन्यूएबल नहीं हो सकते। जिनके पास जान नहीं है वो कुछ ना कहीं लंबे समय तक टिकने वाले नहीं हैं, अनवीकरणीय होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ उनमें लेकिन कुछ जैव संसाधन होते हैं जो जिनमें जान है, वो अनवीकरणीय भी होते हैं। ठीक है, यानी इसके कथन के अनुसार जितने भी अबायोटिक रिसोर्स जैव संसाधन हैं वो अनवीकरणीय होते ही हैं, लेकिन कुछ जैव संसाधन भी अनवीकरणीय होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कोई भी पदार्थ संसाधन की श्रेणी में आएगा अथवा नहीं, यह निर्धारित कौन करता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, भौतिकी परिस्थितियाँ, एक देश विशेष की आर्थिक परिस्थिति, संसाधन की भौगोलिक उपस्थिति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। यानी किसी भी रीजन में कैसा उनका कल्चर है लोगों का, वो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि कोई संसाधन उनके लिए यूज़ होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ संसाधन की श्रेणी में आएगा या नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? कल्चरल, यानी कल्चरल आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कोई संसाधन संसाधन होने वाला है या नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर से 18 है कि फैंटम, ये आधारभूत छाया नियम किसने दिया था? एक्चुअली ये जो नियम है शैडो जोन थ्योरी है, ये आपकी जिमरमैन ने दी है। यहाँ पे पूछा है कि किस सब्जेक्ट से संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीतिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल या परिवहन भूगोल। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, यानी संसाधन भूगोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किसी देश की जनसंख्या एवं उसकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं किस चीज़ में? ऑप्शन ए मानवीय संसाधन में, प्राकृतिक संसाधन में, आर्थिक संसाधन या उपयोग संसाधन से कोई नहीं। तो जितनी भी किसी भी देश की जनसंख्या, और जनसंख्या में क्या बौद्धिक क्षमता है, यानी लोगों का क्या इंटेलिजेंस है, उनके पास क्या ज्ञान है, उनके पास क्या स्किल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ किसका पार्ट बनती हैं? ये मानवीय संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्राकृतिक संपदा जब प्राकृतिक संसाधन कहलाती है जबकि उसका मूल्य अधिक हो, मिलना दुर्लभ हो, उसके रूपांतरण में उसकी उपादेयता एवं मूल्य में अभिवृद्धि हो, उसको प्राप्त करने में मानव को अधिक परिश्रम करना पड़ता हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है कि प्राकृतिक संपदा, प्रकृति ने जो भी चीज़ें दी हैं वो तब प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगी जबकि उनके रूप चेंज होने में, उनकी जो उपादेयता है जिससे उनका वैल्यू है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें बढ़ जा रही हैं उनके यूज करने से, उनकी फॉर्म्स चेंज होने से, तो हम उन नेचुरल संपदा को, प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधन का दर्जा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधनों में रूपांतरण करने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधनों में चेंज करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? पहला है मानव श्रम, ठीक है, यानी ह्यूमन लेबर चाहिए, पूंजी पैसा चाहिए, मनुष्य का जीवन स्तर चाहिए, या कुशल एवं सक्षम प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी हाई स्किल टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसकी वजह से हम किसी भी प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधनों में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है 22। उद्भव के आधार पर संसाधनों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं पशु संसाधन, जैव एवं अजैव संसाधन या कच्चे माल एवं ऊर्जा संसाधन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यानी बायोटिक और अबायोटिक सोर्स के बीच में बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है स्थायित्व की दृष्टि से संसाधन का प्रकार नहीं है, यानी स्थायित्व की दृष्टि से, ठीक है, यहाँ पे स्वामित्व की दृष्टि है ना कि स्थायित्व। ठीक है, यानी स्वामित्व की दृष्टि से कौन सा संसाधन नहीं होता? तो ये पहले भी करा चुके हैं। पहला है इंडिविजुअल्स रिसोर्स, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, विश्व संसाधन या स्थानीय संसाधन। तो यहाँ पे लोकल रिसोर्स कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, संरक्षण का कार्य है व्यय से अधिक बचत। यानी संरक्षण या कंजर्वेशन हम किस चीज़ को बोलेंगे? कंजर्वेशन मतलब, ये कंजर्वेशन या सेविंग का मतलब होता है कि जितना आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो उतना करें। यानी आपकी खर्च करने से अधिक आपकी अगर सेविंग हो रही है, आपकी बचत हो रही है, तो उसको हम संरक्षण कहेंगे। ठीक है, ये विचार एक्चुअली दिया किसने? व्यय से अधिक बचत का विचार जिसका मानना होता है कि ये संरक्षण है, ये किसका विचार है? ऑप्शन है जिमरमैन का, पार्किंस का, सॉ का या रसेल स्मिथ का। तो ये पार्किंस का विचार है कि व्यय से अधिक बचत होना ही संरक्षण होता है। कुछ क्वेश्चन ये भी हैं कि वर्तमान समय में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? पहला है मानव तथा पशुओं के मध्य अनुकूल संबंध बनाने हेतु, मानव तथा वनस्पतियों के मध्य अनुकूल संबंध बनाने हेतु, सी है मानव समाज और वातावरण के मध्य अनुकूलतम संबंध बनाने हेतु, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। यानी वर्तमान समय में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, रिसोर्स कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें मानव समाज और वातावरण के बीच में एक अच्छे इंटर रिलेशंस इंटर रिलेशनशिप्स यानी अंतर संबंध डेवलप करने हैं। ठीक है, और ये अनुकूल संबंध कैसे होने चाहिए? अनुकूल होने चाहिए, यानी सभी के लिए, चाहे वो मानव हो, समाज हो या वातावरण, तीनों के लिए अनुकूल संबंध डेवलप करना ही हमारा संसाधन संरक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, संसाधन संरक्षण हेतु उपाय क्या होते हैं? पहला है संसाधनों का बहुउद्देशीय प्रयोग करना, संसाधनों के अपशिष्टीकरण को रोका जाना, सी है संसाधनों के विकल्प खोजना, और डी है उपयोग सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उपयोग सभी रहेगा। यानी अल्टरनेट्स का यूज करना, किसी भी रिसोर्स का अल्टरनेट का यूज करो, अपशिष्टीकरण को रोको, ठीक है, और उनका बहुउद्देशीय प्रयोग करो, यानी एक ही संसाधन से उसके कई सारे यूज देख स्टार्ट करो। यानी एक ही संसाधन के कई सारे यूज करो, ऐसा नहीं कि किसी एक यूज में ही कोई एक संसाधन लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण है, यानी संसाधन संरक्षण आखिर होता क्या है? पहला है सभी संसाधनों की रक्षा करना, बी है नवीन संसाधनों की रक्षा करना, सी दे रखा है उचित उपयोग, वितरण, सुरक्षा तथा वैकल्पिक व्यवस्था ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, डी है मानव के गुणात्मक जीवन स्तर को ऊंचा करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। यानी संसाधनों का उचित उपयोग करना, जितनी आवश्यकता है केवल उतना यूज करो, उनके वितरण यानी कहाँ कहाँ पर संसाधन पाए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा तथा वैकल्पिक व्यवस्था को बनाए रखना या वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? ऑप्शन है हीरा, कोयला, जिप्सम या सोना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी जो सोना। ठीक है, कौन सा धात्विक खनिज था आपका? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्री, ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर जिमरमैन रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसी देश की रेल तथा सड़कें ये किसका पार्ट बनाती हैं? इंडिविजुअल रिसोर्स के यानी व्यक्तिगत संसाधन का, राष्ट्रीय संसाधन यानी नेशनल रिसोर्स का, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसोर्स या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, डी है नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन। तो ये देश की रेल तथा सड़कें किसका पार्ट बनेंगी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय संसाधन या नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी राष्ट्र के जितने भी संसाधन है वो उसी का पार्ट होगा रेल तथा सड़कें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, अननवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ऑप्शन ए कोयला तथा खनिज, बी है पौधे और कोयले, सी है आपका जल और प्राकृतिक गैस, डी है कोयला और पानी। तो यहाँ पे कोयला और खनिज इन चारों में से अननवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इनका बार बार यूज नहीं हो सकता, आपके लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं, एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए। नेक्स्ट है 46, क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षयशील संसाधन है? ए जल विद्युत, खनिज, मत्स्य उत्पादन या बायोगैस। ठीक है, तो इनमें से खनिज उत्पादन ये क्षयशील संसाधन होता है, डिप्लीटेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? रिन्यूएबल संसाधन है, बार बार यूज हो सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज या जल। तो यहाँ पे जल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन है? ठीक है, जो हमेशा यानी हमेशा एक जैसा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। पहला है महासागरी नमक, भूगर्भ में खनिज, प्राकृतिक वन या मिट्टी की उर्वरकता। तो यहाँ पे महासागरी नमक रहेगा, यानी ओशियन में जितना भी सॉल्ट है वो एक जैसा ही रहने वाला है बहुत लंबे समय तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सनातनी नहीं है? ठीक है, ऐसा कौन सा संसाधन है जो ख़त्म हो जाएगा, एक हमेशा रहने वाला? एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 49 ये करेक्ट नहीं है आपस में, तो इसको हम यहाँ नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उक्त परिभाषा संसाधन की किसने दी है? चिसोम ने, हंटिंगटन ने, मर्फी ने या जिमरमैन ने? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फिर से जिमरमैन रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस समूह में सभी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय हैं, रिन्यूएबल हैं? ठीक है, ऐसे कौन से ऊर्जा स्रोत हैं जो बार बार नवीकरणीय हैं यानी रिन्यू हैं? ठीक है, रिन्यूएबल हैं। तो ऑप्शन पहला दे रखा है जल शक्ति, सौर ऊर्जा, जैव गैस। सौर ऊर्जा, जल शक्ति, कोयला, पेट्रोल, जैव गैस और सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, जल शक्ति। तो यहाँ आपको पता है कि कोयला, पेट्रोल ये ऐसे संसाधन हैं जो अनवीकरणीय हैं। ठीक है, तो कोयले को हटा देंगे हम, पेट्रोल को हटा देंगे, यहाँ से कोयला पेट्रोल हटा देंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। यानी चाहे जल शक्ति हो, सौर ऊर्जा हो या जैव गैस हो, ये सभी क्या हैं? नवीकरणीय हैं। अगला है कि निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में आता है? कृषि योग्य भूमि, वन क्षेत्र, वायुमंडलीय ऑक्सीजन या खनिज क्षेत्र? यानी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है? इंटरनेशनल संसाधन है, यानी जिसमें सभी देशों की भूमिका हो। पहला कृषि योग्य भूमि, ये किसी एक कंट्री के अपने पास हो सकती है। किसी कंट्री का वन क्षेत्र भी अपना हो सकता है। खनिज क्षेत्र भी सारे कंट्री का अपना अपना होता है। ठीक है, लेकिन वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है इस पर सभी देशों का अधिकार होता है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है यहाँ पे, यानी ये इंडिविजुअल हो सकता है या फिर नेशनल संसाधन हो सकता है, राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है। पहला है सूर्य तप, तो इस पे किसी एक कंट्री का जोर नहीं है। ठीक है, ये सभी का होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। वर्षा होना ये भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। वायुमंडल की ऑक्सीजन होना ये भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन खनिज संसाधन यानी किस देश में कितने मिनरल्स हैं, ये उस देश की अपने संसाधन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों अनुभव की जाती है? ऑप्शन है जनसंख्या के विस्फोट के कारण, अंधाधुंध विदोहन के कारण, आगामी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए या उपयुक्त सभी। यानी यहाँ पर हम संसाधनों का संरक्षण कर क्यों रहे हैं? आखिर संरक्षण का अर्थ होता है कि लंबे समय तक बचा के रखना। किस चीज़ को? संसाधनों को। तो हम संसाधनों को लंबे समय तक क्यों बचा के रख रहे हैं? पहला कारण है इसका जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने लगी है। अब जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उसकी डिमांड्स, उनकी मांगें भी बढ़ रही हैं। अब जब मांग बढ़ेगी तो उनके लिए संसाधन भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि संसाधन, जनसंख्या विस्फोट होने के कारण संसाधनों की जो मात्रा, संसाधनों का जो यूज हो रहा है बहुत ही तेज़ी से यूज हो रहा है। ठीक है, सेकंड है अंधाधुंध विदोहन। ये होता है कि जितनी आपके पास ज़रूरत है कहीं आप उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी संसाधन को उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो उसको हम अंधाधुंध विदोहन बोलेंगे। तीसरा था कि आगामी पीढ़ियों की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए, यानी कुछ पीढ़ियां भविष्य में आपके बाद आने वाली हैं तो उनके लिए भी हमें बचा के रखना है संसाधनों को। तो इस सब चीज़ों के लिए हम संसाधनों का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अजैविक संसाधनों से आप किसको सम्मिलित नहीं करते हैं, यानी अवॉइटिक रिसोर्स में हम किसको शामिल नहीं करेंगे? ठीक है, अजैविक का अर्थ होता है जिनमें जान नहीं है, तो हम कौन से संसाधनों को शामिल नहीं करेंगे बेजान जानों में? तो हम ऐसे संसाधनों को इसमें शामिल नहीं करेंगे जिनमें जैविक यानी जिनमें जान होगी। ठीक है, वायु, धातुएं, खनिज तत्व, ये तीनों ही क्या हैं? अजैविक संसाधन हैं। जबकि घास के मैदान, कोई भी जीव जंतु, ठीक है, घास के मैदान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें क्या किसका पार्ट रहेंगे? जैविक संसाधन का पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, विरल संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? विरल संसाधन का अर्थ होता है कि कुछ ऐसे संसाधन जो हार्डली कुछ जगहों पर ये मिले। ठीक है, हर जगह पे ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। पहला मिट्टी, प्राकृतिक गैस, सोना, प्लेटिनियम। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस, प्लेटिनम, सोना, ये किसका पार्ट है? विरल संसाधन का। यानी ये संसाधन हर जगह पे अवेलेबल नहीं होने वाले, कुछ कुछ जगह पे ये आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जबकि मिट्टी आपको सर्वसुलभ संसाधन का पार्ट बनती है। ठीक है, ये सामान्य सुलभ संसाधन का पार्ट बनती है, यानी ये आसानी से आपको हर जगह मिल जानी है। ठीक है, ये कॉमोनिटीज़, ये कॉमन आपके रिसोर्स होते हैं। सामान्य सुलभ रिसोर्स यानी सामान्य सुलभ संसाधन है मिट्टी। नेक्स्ट है अच्छे संसाधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? ठीक है, अच्छे संसाधन का अर्थ होता है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, जो शाश्वत हैं। पहला सौर ऊर्जा, महासागरीय जल, प्राकृतिक गैस या वायु। तो आप चाहे सौर ऊर्जा हो, ठीक है, जब तक सन है, सन का लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है। ठीक है, जब तक सूरज है तब तक सौर ऊर्जा रहेगी आपके साथ।
हाँ, वायुमंडल है तब तक वायु रहेगी, महासागर सागर रहेंगे तब तक महासागरीय जल रहेगा। तो ये चीज़ें तो आपके बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली हैं, यानी इनका कोई ना आदि है ना अंत है, तो इसे हम अक्षय या सनातन संसाधन बोलते हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसका कुछ स्पेसिफिक भंडार पाया जाता है प्रकृति के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, और जैसे ही धीरे धीरे इसे यूज करते जा रहे हैं तो ये ख़त्म होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन क्षयशील है, ठीक है। यानी ये संसाधन वो हैं जो डिप्लीटेबल हैं, यानी ये संसाधन यूज करते ही खत्म होते चले जा रहे हैं। ऑप्शन ए कृषि योग्य भूमि, खनिज संसाधन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन या प्राकृतिक वन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, खनिज संसाधन। जितने भी मिनरल्स रिसोर्सेज हैं ये सभी टाइम के साथ खत्म होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय योग्य है, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा संसाधन है जिसको रिन्यू किया जा सकता है। ऑप्शन ए भूमिगत जल, सौर ऊर्जा, भूगर्भ में खनिज या वायु ऊर्जा। तो यहाँ पे सौर भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम टेक्नोलॉजी के बेस पे, साइंस के बेस पे इसको रिन्यू करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, सोना तथा चांदी क्या होते हैं। ऑप्शन ए सर्वसुलभ संसाधन, अब अनभिकरणीय संसाधन, विरल संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। तो सोना और चांदी आपके प्राकृतिक संसाधन भी हैं, सोना चांदी आपके प्राकृतिक संसाधन भी हैं, इसके साथ साथ अनभिकरणीय, इसके साथ साथ ये विरल संसाधन है, ठीक है। जबकि सर्वसुलभ संसाधन नहीं है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं रहने वाले। सोना चांदी आपके नव्यकरणीय, आपके रीयूजेबल संसाधन भी हैं, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यूज करके भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो, मोस्ट करेक्ट आंसर विरल संसाधन भी रहेगा, लेकिन प्राकृतिक संसाधन का भी ये पार्ट है। तो ये सभी क्वेश्चंस देखे अपने संसाधन से रिलेटेड। इसी प्रकार से सारी यूनिट आपकी आती रहेंगी, यूनिट 3, यूनिट 4 ऐसे करके जितनी भी यूनिट हैं उन सब के थ्योरी प्लस आपके क्वेश्चंस दोनों वीडियो बनते रहेंगे। आप सभी वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।